हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग सर्कल्स का एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स। मतलब अलग अलग टाइप का सर्कल्स बनाओ। हाउ मैनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। और उन जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कल्स है उनका पेयर है उसमें कितना पॉइंट कॉमन है वो बताओ। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। और उन पेयर ऑफ सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा कितना पॉइंट कॉमन है वो बताना है। तो देखिए, पहले मैं पहला पेयर बनाता हूँ, पेयर नंबर ए। इसमें दो सर्कल है, तो इसमें क्या है कि कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। कॉमन पॉइंट मतलब दो सर्कल जहाँ पर आकर इंटरसेक्ट करते हैं। तो इन दो सर्कल में कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है आपस में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देर इज़ नो कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट मतलब इस पेयर ऑफ सर्कल में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। ठीक है। उसी तरह देखिए पेयर नंबर बी, इन दो सर्कल में सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन है, ये पॉइंट पी। ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देर इज़ ओनली वन कॉमन पॉइंट। देर इज़ ओनली वन कॉमन पॉइंट। ठीक है। इस पेयर ऑफ सर्कल में एक ही कॉमन पॉइंट है। और तीसरा पेयर क्या है, पेयर नंबर सी। देखिए इस पेयर ऑफ सर्कल में यहाँ पर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, पॉइंट नंबर पी, और दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट पॉइंट क्यू है। ठीक है ना। तो इस पेयर ऑफ सर्कल में दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यानी कि दो कॉमन पॉइंट है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयर आर ओनली टू कॉमन पॉइंट्स। कॉमन पॉइंट्स। ठीक है। इस पेयर ऑफ सर्कल में दो कॉमन पॉइंट है। अब देखिए यहाँ क्या पूछा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। तो एक पेयर ऑफ सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा कितना कॉमन पॉइंट हो सकता है वो बताना है। तो हम लोग लिखेंगे देयर आर मैक्सिमम टू कॉमन पॉइंट्स इन अ पेयर ऑफ सर्कल। पेयर ऑफ सर्कल, एक सर्कल के पेयर में ज़्यादा से ज़्यादा दो कॉमन पॉइंट हो सकता है। ठीक है। तो ये मेरा सोल्यूशन हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल। मतलब सपोज आपको एक सर्कल दे दिया गया है, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। तो कंस्ट्रक्शन के ज़रिए इस सर्कल का सेंटर हमको फाइंड करना है। ठीक है। तो देखिए इस सर्कल, ये जो सर्कल बना है ये 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से मिलकर बना है। तो 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स मतलब क्या होता है मालूम है आपको, कि वो 3 पॉइंट्स जो एक लाइन में नहीं आते हैं, जैसे कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। तो ये 3 पॉइंट जो हुआ नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हुआ, क्योंकि इन तीनों पॉइंट को मिलाकर हम लोग एक लाइन नहीं बना सकते हैं। देखिए मिलाने से क्या होगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन थोड़ी है। उसी तरह नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट मिलकर अगर एक लाइन बनाता है तो इसको कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो सर्कल हमेशा नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स से मिलकर बनता है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हम लोग मार्क कर देते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर, तीसरा पॉइंट यहाँ पर। ठीक है। इसको नाम दे देते हैं ABC। ठीक है। तो हम लोग क्या करें, इस पॉइंट के ज़रिए जो सर्कल बना है इसका हम लोग सेंटर फाइंड करें कंस्ट्रक्शन के ज़रिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों पॉइंट को आपस में हम लोग मिला देंगे। तो देखिए मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है। ये यहाँ से ज्वाइंट हुआ, इसको यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक, ये मैंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। अब क्या करूँगा, हम लोग कंपास की हेल्प से इसको, इस लाइन जो है, ये जो लाइन है, इस लाइन को, लाइन BC को बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि दो भाग में, बराबर भाग में बांटेंगे। तो इसको दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका आधा से ज़्यादा लेंगे। देखिए आधा से ज़्यादा है, एक मार्क यहाँ किया। ठीक है। एक मार्क यहाँ किए। उसी तरह पॉइंट B में रखकर उस मार्क को काटेंगे। यहाँ काटा,
यहाँ काटा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ, ये बाइसेक्टिंग पॉइंट हमको मिल गया। उसी तरह ये साइड, ये जो लाइन है यानी जो कॉर्ड है ए बी, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आधा से ज़्यादा ले लेते हैं, इसका भी आधा से ज़्यादा लिया, ठीक है। उसी तरह पॉइंट ए में रखकर हम लोग काटेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी काट दिया। तो देखिए मैंने बाइसेक्टिंग पॉइंट इसका बना दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, स्केल से ड्रॉ कर देंगे। अच्छा से पॉइंट मिलाकर स्केल से ड्रॉ कर देंगे, थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसी तरह अब इसका जो बाइसेक्टिंग पॉइंट है इनको भी मिला देंगे। ये यहाँ, ठीक है, मिला दिया। तो देखिए इन दोनों लाइन का जो बाइसेक्टिंग पॉइंट यहाँ सेंटर में आकर मिला है जिस जगह पर, वही इस सर्कल का सेंटर होगा। तो देखिए इस लाइन, ये लाइन और ये लाइन जो जा रहा है कहाँ आकर मिला है, मीट किया है इस पॉइंट पर, ठीक है ना। इस पॉइंट पर आकर मीट किया है। तो इस पॉइंट में मैं रख कर देखिए घुमा दूंगा तो वो पूरा सर्कल घूम जाएगा। देखिए ये ऐसे करके घुमाएंगे पूरा सर्कल घूम जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या हुआ, पॉइंट ओ जो है ये क्या हुआ, मेरा सेंटर ऑफ सर्कल हुआ। तो ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। कैसे करके बनाया आप लोगों को समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, द लेंथ्स ऑफ टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्कल है, ये मेरा सर्कल हुआ, इसमें दो कॉर्ड है, ठीक है ना। एक कॉर्ड ये, ठीक है, ए बी, और दूसरा कॉर्ड ये सी डी, ठीक है। ए बी का जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर हम लोग मान लेते हैं, और इसका जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर हम लोग मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक लंबाई 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक लंबाई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ़ द स्मॉलर कॉर्ड इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। मान लेते हैं ये सेंटर है मेरा सर्कल का। तो स्मॉलर कॉर्ड यानी कि ये वाला जो कॉर्ड है ये सेंटर से कितना दूरी पर है, 4 सेंटीमीटर का दूरी पर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है ये मेरा 4 सेंटीमीटर है, ये वाला यहाँ सेंटर से कॉर्ड का दूरी। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द अदर कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ से ये सेंटर से इस कॉर्ड का बीच का दूरी क्या होगा ये हमको पता करना है, ठीक है ना। ये हमको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक दूरी पता करना है। तो हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं और इसको यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है। इस सेंटर को हम लोग ओ लिख देते हैं। ये क्या है मेरा पॉइंट पी, ये पॉइंट क्यू, ठीक है। तो हमको ये पता करना है, ओ क्यू पता करना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखिए एक चीज़ यहाँ पर देखा जाएगा कि यहाँ सेंटर से जो सर्कल में टच हुआ ये क्या है मेरा, ओ बी, एक तरह से सर्कल का रेडियस है। उसी तरह ओ डी जो है वो भी सर्कल का रेडियस है। तो यानी कि ये और ये इक्वल ही होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे ओ पी डी, ट्राइंगल ओ पी डी। तो लिखेंगे यहाँ पर इन ट्राइंगल ओ पी डी। ट्राइंगल ओ पी डी में ये ओ पी क्या है मेरा, परपेंडिकुलर का काम कर रहा है ना, स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, देखिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ओ पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, और जिसका लेंथ क्या है मेरा 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। पी डी क्या है मेरा, बेस का काम कर रहा है, ठीक है ना। पी डी जो है वो बेस का काम कर रहा है ट्राइंगल में, जिसका देखिए ये सी डी जो है ये यहाँ से यहाँ तक कितना था मेरा, 6 सेंटीमीटर। तो पी डी क्या होगा, पी डी जो है वो सी डी का आधा है, क्योंकि सेंटर से जब कोई लाइन निकल कर कॉर्ड को टच करता है तो वो क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि ये सी डी का हाफ हो जाएगा पी डी। तो पी डी जो है बेस है जो कि हाफ ऑफ सी डी है। तो सी डी कितना है, 6 का आधा 3, यानी कि 3 सेंटीमीटर है।
तो पी डी का लेंथ क्या हुआ, 3 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, अब ओ डी जो है हमको नहीं पता है ना, यही तो निकालना है। ओ डी इज इक्वल टू हाइपोटेनियस है जो कि हमको नहीं मालूम। तो हम लोग को हाइपोटेनियस निकालना है, तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला। तो हाइपोटेनियस अगर निकालेंगे तो इसके ऊपर में रूट आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे, हाँ यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या ओ डी है, तो ओ डी बराबर क्या हो जाएगा मेरा, परपेंडिकुलर क्या है ओ पी, तो ओ पी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ देखिए परपेंडिकुलर स्क्वायर है, प्लस बेस क्या है मेरा पी डी स्क्वायर, इसके ऊपर में रूट, क्योंकि सिर्फ ओ डी लिखा है, हाइपोटेनियस स्क्वायर लिखते तो यहाँ पर रूट नहीं आता, सिर्फ ओ डी लिखा है, इसी वजह से इसके ऊपर में रूट आ गया। तो ओ पी का वैल्यू क्या है मेरा 4, तो 4 का स्क्वायर, प्लस पी डी का वैल्यू क्या है मेरा 3, तो 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा मेरा 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 9 क्या होता है 25 का रूट, यानी कि इसका जो रूट के बाहर करेंगे तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो मेरा ओ डी का जो लेंथ है यानी 5 सेंटीमीटर आया। ओ डी और ओ बी दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों रेडियस है, तो ये भी मेरा 5 सेंटीमीटर होगा, है ना ओ बी। अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ओ क्यू बी, ठीक है, इस ट्राइंगल का काम करेंगे ओ क्यू बी। तो लिखेंगे यहाँ पर इन ट्राइंगल ओ क्यू बी, ट्राइंगल ओ क्यू बी में ओ क्यू जो है ये परपेंडिकुलर है जिसको हमको निकालना है, ओ क्यू इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो हमको नहीं पता, बी क्यू जो है वो क्या है हाफ ऑफ ए बी है, ए बी का आधा ही होगा ना बी क्यू। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या बी क्यू जो एक्चुअली में मेरा ट्राइंगल में बेस का काम कर रहा है वो है क्या मेरा हाफ ऑफ ए बी, तो हाफ ऑफ ए बी क्या हुआ 8 या 4 यानी कि 4 सेंटीमीटर बी क्यू हुआ। और ये हाइपोटेनियस ओ बी क्या है मेरा हाइपोटेनियस का काम कर रहा है जो कि एक्चुअली में मेरा सर्कल का रेडियस है जिसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है। तो ओ बी इज इक्वल टू हाइपोटेनियस जो कि मेरा क्या है 5 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है ओ क्यू यानी कि परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर बराबर क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बराबर हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर का रूट हो जाता है। इसी फॉर्मूले से हम लोग ने ये निकाला है ये। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, परपेंडिकुलर मेरा क्या है ओ क्यू, तो ओ क्यू बराबर हाइपोटेनियस क्या है मेरा ओ बी। आप इसको आगे पीछे मत करिएगा, ये हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर होगा। ठीक है, लिखने में गलती मत कीजिएगा। तो हाइपोटेनियस मेरा ओ बी है तो ओ बी स्क्वायर माइनस बेस क्या है मेरा बी क्यू स्क्वायर इसका रूट। तो ओ बी क्या है मेरा ओ बी मेरा 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस बी क्यू क्या है मेरा बी क्यू 4 सेंटीमीटर है यानी 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में 16 जाएगा 9 आ जाएगा, तो 9 का रूट यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो ओ क्यू का लेंथ जो आया 3 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये मेरा एक्चुअली में क्या हुआ, ये आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, 2 chords ए बी सी डी ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। मतलब एक सर्कल है, ये मैंने सर्कल बना दिया, ये सर्कल का सेंटर हुआ। ठीक है, इसमें 2 कॉर्ड है, एक कॉर्ड का लेंथ कितना है मेरा ये ए बी, ठीक है, इसका लेंथ क्या है मेरा 5, और ये जो ये सी डी है उसका लेंथ 11 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक 11 सेंटीमीटर हो गया। मैं ऐसे बना दे रहा हूँ समझाने के लिए। अब आप ये मत बोलिए कि 5 सेंटीमीटर का लेंथ कम हो गया और 11 सेंटीमीटर का लेंथ ज़्यादा हो गया। ठीक है, ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये मेरा 2 कॉर्ड हो गया, उसका लेंथ दे दिया है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज़ 3 सेंटीमीटर, ए बी ये है और सी डी ये है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 3 सेंटीमीटर है। यहाँ से सेंटर होते हुए यहाँ तक आया, ये सेंटर है मेरा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो सर्कल का रेडियस जो कि मेरा ये है, ये पता करना है कितना होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ से भी टच कर देते, ये भी मेरा रेडियस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको लिख देते पॉइंट ओ, इसको पी, इसको क्यू। ठीक है, पी से लेकर क्यू तक का लेंथ मेरा 3 सेंटीमीटर है। तो अगर हम लोग थोड़ा देर के लिए मान लें कि पी ओ से का जो लेंथ है वो एक्स है, तो
ओ क्यू का लेंथ क्या होगा 3 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों को मिलाकर 3 सेंटीमीटर है, तो इसको अगर x माना तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 3 माइनस एक्स हो जाएगा। और ये जो रेडियस OD है इसको r मान लिया, ये OB है ये भी r है मेरा, ठीक है, इसको भी यहाँ से यहाँ तक r मान लिया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर इन ट्राइंगल यहाँ पर ये ट्राइंगल OPD, इस ट्राइंगल में OP क्या है मेरा परपेंडिकुलर जिसका लेंथ मेरा x है माना है हम लोग। PD क्या है मेरा बेस है, PD बेस जो क्या है ये CD जो है उसका आधा है, क्योंकि CD का हाफ इक्वल टू PD है ना। हम लोग जानते हैं ना, सेंटर से कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होता है और आकर कॉर्ड में टच करता है तो वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा हाफ ऑफ DC या CD लिखिए कुछ भी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू 11 जो कि 11/2 हो गया, इतना सेंटीमीटर PD हो गया। और OD जो है वो क्या है मेरा हाइपोटेनियस, जिसका लेंथ मेरा क्या है R माने हम लोग, ठीक है। तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस का वैल्यू, क्योंकि हमको तो रेडियस ही निकालना है ना सर्कल का, जो कि एक्चुअली में इस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का काम कर रहा है। तो R स्क्वायर बराबर क्या होता है R स्क्वायर, यानी कि ऐसे लिख देता हूँ हाइपोटेनियस यानी कि OD स्क्वायर बराबर क्या होता है OP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है ना। तो OD क्या है मेरा R है, देखिए तो R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा OP स्क्वायर क्या है x है, यानी x का स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर यानी कि 11/2 का स्क्वायर, ये हुआ है ना। तो ये मेरा पहला इक्वेशन हुआ। उसी तरह इन ट्रायंगल OBQ इस ट्रायंगल में क्या है मेरा, देखते हैं OBQ में OQ जो है इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये क्या है मेरा कितना है 3 माइनस एक्स है इसका लेंथ 3 माइनस एक्स, ठीक है। BQ क्या है मेरा, ये बेस है जिसका लेंथ कितना है मेरा, देखिए BQ ये जो है AB का आधा है, ठीक है ना। तो AB का यहाँ से यहाँ तक लेंथ था 5 सेंटीमीटर, तो BQ का क्या होगा 5 का आधा हो जाएगा, हाफ ऑफ AB इक्वल टू हाफ ऑफ 5 यानी कि 5/2, ठीक है, ये हुआ। और हाइपोटेनियस क्या है OB, देखिए ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये मेरा क्या है हाइपोटेनियस है जिसका वैल्यू R है, हाइपोटेनियस इक्वल टू R। तो हाइपोटेनियस बराबर क्या होता है, यानी OB स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर, यानी कि OQ परपेंडिकुलर है प्लस BQ स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू आया। तो OB क्या है मेरा R है, यानी कि R का स्क्वायर बराबर OQ यानी कि 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस BQ यानी कि 5/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये सेकंड इक्वेशन निकला। तो देखिए R स्क्वायर का वैल्यू ये भी है और R स्क्वायर का वैल्यू ये भी है, तो यानी कि ये वाला और ये वाला वैल्यू दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम एक्स स्क्वायर प्लस 11/2 स्क्वायर बराबर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर, ठीक है, यही होगा। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर वैसे रहा, 11/2 का स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर 121, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। इसको फॉर्मूला में तोड़ेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो देखिए ये प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको अगर इस तरफ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि कटेगा, तो डायरेक्ट ही काट दे रहे, लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या आया, ये माइनस 3 दूना 6x है ना, ये माइनस 6x होगा, तो इसको इस तरफ लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 6x। ये वाला जो नंबर है देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 9, ये तो इस तरफ आ गया 6x हो गया प्लस 25/4, ये जो नंबर है ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 121/4, ठीक है,
मैं इस तरफ उस तरफ क्यों कर रहा हूँ कि जो भी वेरिएबल वाला वैल्यू है ना उसको लेफ्ट हैंड साइड में ला दे रहा हूँ और जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको राइट हैंड साइड में ला दे रहा हूँ। तो यहाँ देखिए जितना भी ये सब नंबर है यहाँ पर वेरिएबल वाला वैल्यू है। तो ये 6x बराबर क्या हुआ, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4, ये 36 हो जाएगा प्लस 25 माइनस 121। तो ये 6x बराबर ये 6 5 11, एक में सीख जाएगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 5 11 मेरा 1 3 5 5 1 6 61। 121 में से 61 घटाएगा क्या हो गया 60। देखिए यहाँ पर माइनस 60/4 होगा, ठीक है। और ये क्या हुआ 6 कम 6 देंगे 60, यहाँ से 6 कम 6 देंगे 60 हुआ, 2 दूना 4 2 5 10। क्यों, यानी कि x का वैल्यू क्या आया यहाँ से -5/2, ये x का वैल्यू आया, ठीक है। अब ये x का वैल्यू जो आया है इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे। मैं यहीं पर आपको दिखा देता हूँ साइड में करके। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, यानी कि ये इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या दिया था, r² बराबर x² प्लस 11/2 का स्क्वायर, यही है ना। तो r² बराबर x का वैल्यू क्या आया था मेरा -5/2, तो -5/2 का स्क्वायर प्लस 11/2 का स्क्वायर। तो -5 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 25, पॉजिटिव हो जाएगा जब भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, प्लस यहाँ पर 11 का स्क्वायर 121, 2 का स्क्वायर 4। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे क्या आ जाएगा, तो ये दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 146, ठीक है। ये r², तो r का वैल्यू क्या हो गया, तो r² का वैल्यू आया, तो r बराबर इसके ऊपर में रूट आ जाएगा 146/4 रूट। तो 146 जो है कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं, तो 146 के ऊपर खाली रूट आएगा, और 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो 2 बन जाएगा। तो r का वैल्यू आया √146/2, इतना सेंटीमीटर, ये आंसर हुआ, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड टू द सेंटर ऑफ द सर्कल पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। मतलब हम लोग को प्रूव करना है कि द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड टू द सेंटर, मतलब वो लाइन जो सेंटर से गुजर रहा है और वो कॉर्ड का मिड पॉइंट को टच कर रहा है, पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। तो वही लाइन वो माइनर आर्क जो है, देखिए ये मेजर आर्क ये है, ये ए बी है मेजर आर्क, और ये वाला यहाँ से यहाँ घूम के जो आ रहा है वो, सॉरी ये ए बी जो है माइनर आर्क है, और यहाँ से ये घूम का जो आ रहा है वो मेजर आर्क है। तो माइनर आर्क का भी मिड पॉइंट को टच कर रहा है, वो लाइन जो सेंटर से कॉर्ड को का मिडिल में टच कर रहा है वो क्या कर रहा है, माइनर आर्क का भी मिड पॉइंट में टच कर रहा है। यही हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो अगर हम ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, इसको इक्वल प्रूव कर देते हैं, तो ये क्या है, ये सेंट्रल एंगल है। तो जो सेंट्रल एंगल इक्वल होता है ना, तो उसके थ्रू बनने वाला आर्क भी का जो मेजरमेंट होता है आर्क का, वो भी इक्वल होता है। यानी कि ये आर्क यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये भी इक्वल होगा अगर सेंट्रल एंगल इक्वल है तो ये थ्योरम है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ये एंगल और ये एंगल को इक्वल प्रूव करना है। तो इक्वल प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, O इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल, O इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। उसके बाद क्या है, OP बाइसेक्ट कॉर्ड AB एट पॉइंट P, OP बाइसेक्ट कॉर्ड AB एट पॉइंट P, ठीक है ना। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये AP बराबर BP, देयरफॉर AP बराबर BP, ठीक है। हम लोग प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, अगर ये दोनों आर्क को हम लोग इक्वल प्रूव कर देते हैं तो ये साबित हो जाएगा कि ये जो Q है ये आर्क AB का मिडिल है या मिड पॉइंट है, ठीक है ना। तो हम लोग प्रूव करना है आर्क AQ बराबर आर्क BQ, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे,
कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, जॉइन AO और OB, जॉइन AO एंड OB, ठीक है। प्रूफ देखिए लिखेंगे इन ट्राइंगल AOP और ट्राइंगल BOP, इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP, इन दोनों ट्राइंगल में AP बराबर BP है, AP बराबर BP। क्यों बराबर है, क्योंकि हम लोग ऊपर प्रूव कर दिया है, प्रूव्ड अबव, ठीक है। AO बराबर OB है क्योंकि ये भी रेडियस है सर्कल का और OB भी सर्कल का रेडियस है, ठीक है। तो AO बराबर OB, रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है। और OP जो है ये क्या है, इस ट्रायंगल में भी कॉमन है और इस ट्रायंगल में भी कॉमन है, तो OP बराबर OP, कॉमन साइड। तो क्या हुआ, ये साइड तीनों साइड इक्वल प्रूफ हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOP बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो एंगल AOP, देखिए AOP, एंगल AOP बराबर एंगल BOP, एंगल AOP बराबर एंगल BOP, तो एंगल AOP बराबर एंगल BOP कैसे प्रूव हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, CPCD से प्रूव हो गया। तो जब ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव हुआ तो ये सेंट्रल एंगल है, तो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट द सेंट्रल एंगल having equal measures also have equal measures of arc, therefore हम लोग ये साबित कर दिया कि AQ जो है, आर्क AQ जो है, क्योंकि इक्वल, ये सेंट्रल एंगल का ये जो आर्क है AQ, ये सेंट्रल एंगल का आर्क BQ के बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू BQ आर्क। देयरफॉर ये प्रूव हो गया, जब ये आर्क इक्वल है तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ आर्क AB, ठीक है, प्रूव्ड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, प्रूव दैट टू डिफरेंट सर्कल्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट मोर देन 2 पॉइंट्स। मतलब ये प्रूव करो कि जो दो सर्कल है वो 2 से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। ये चीज़ हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि 2 सर्कल जो है वो 2 से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। थोड़ा देर के लिए हम लोग मान लेते हैं। सपोज़ 2 डिस्टिंक्ट मतलब अलग तरह का सर्कल, डिस्टिंक्ट सर्कल्स इंटरसेक्ट each other at more than 2 पॉइंट्स, ठीक है। 2 से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, ठीक है ना। और ये जो पॉइंट होता है वो क्या होगा, वो नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स होगा। दीज पॉइंट्स आर नॉन कॉलिनियर। आपको तो पता है कॉलिनियर किसको बोलते हैं, नॉन कॉलिनियर किसको बोलते हैं। जो लाइन नॉन कॉलिनियर होगा उससे स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, सिर्फ कॉलिनियर पॉइंट से ही स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये सर्कल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो ये डेफिनेटली नॉन कॉलिनियर होगा, है ना। और हम लोग क्या माना है कि 2 से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है। तो जब 2 से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है तो हम लोग ये भी तो जानते हैं कि
नॉन कॉलिनियर पॉइंट से ही एक सर्कल बन जाता है, ड्रॉ हो जाता है ना। ये भी चीज़ हम लोग जानते हैं। वी नो दैट 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स determine one and only one सर्कल। ठीक है, तो जब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट 2 से ज़्यादा हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट नॉन कॉलिनियर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो 2 से ज़्यादा का मतलब क्या, कम से कम 3। तो जब 3 पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर हो जाएगा तो सर्कल बन जाएगा, है ना। तो क्या होगा कि हमारा सपोजिशन वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि 2 से ज़्यादा अगर होने से नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, तो इससे तो हम लोग सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, है ना। तो वो 2 सर्कल कहाँ रहा, वो तो 3 सर्कल हो गया, 1 2 3 सर्कल हो जाएगा, है ना। क्योंकि हम लोग यहाँ पर थोड़ा देर के लिए माना है कि 2 से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और 2 से ज़्यादा पॉइंट का मतलब 3 पॉइंट, और 3 पॉइंट एक सर्कल बनाता है, जिससे 2 सर्कल वो रहेगा नहीं, वो 3 सर्कल हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 से ज़्यादा पॉइंट हम लोग लेंगे, या 2 से ज़्यादा इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर 2 सर्कल का मिलने से बनेगा, तो वो 2 सर्कल नहीं 3 सर्कल हो जाएगा। इसीलिए 2 सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो सकता है। तो ये जो सपोज़ किया हम लोगों ने, 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा सर्कल में, सपोज़ किया जो है, तो ये जो सपोजिशन है हम लोग का कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सो आवर सपोजिशन कॉन्ट्राडिक्ट्स हो गया, क्योंकि हम लोग जो सपोज किया था कि 2 सर्कल जो है 2 से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये सपोजिशन मेरा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब खिलाफ कर रहा है, अपोजिशन कर रहा है, ठीक है, अग्री नहीं कर रहा है। तो इससे प्रूव हो गया कि 2 सर्कल जब मिलता है आपस में, तो वो 2 से ज़्यादा ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, 2 chords AB and CD of lengths 5 cm and 11 cm respectively of a circle are parallel to each other। मतलब एक सर्कल है, ठीक है, इसमें सेंटर ये है, 2 कॉर्ड है, एक AB, दूसरा कॉर्ड है CD। ठीक है, ये 2 कॉर्ड हुआ, एक का लेंथ क्या है मेरा 5 सेंटीमीटर और दूसरा का लेंथ क्या है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या हुआ मेरा, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, और ये मेरा क्या हुआ 11 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। एंड आर ऑपोजिट साइड ऑफ इट्स सेंटर, और ये दोनों क्या है, दोनों कॉर्ड सेंटर का ऑपोजिट साइड में है, तो सेंटर का इस तरफ है, तो सेंटर का इस तरफ दूसरा वाला कॉर्ड है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज़ 6 सेंटीमीटर, तो बोल रहा है ए बी जो कॉर्ड है और सी डी जो कॉर्ड है, दोनों के बीच का डिफरेंस 6 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो सर्कल का रेडियस पता करना है। तो सर्कल का रेडियस क्या है, एक्चुअली में ये है ना, ये भी है, तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे पी क्यू, और ये ओ। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक, यानी पी से लेकर क्यू तक का लेंथ पूरा हमको बोला है 6 सेंटीमीटर है। तो अगर हम लोग पी ओ को एक्स मान लेते हैं, तो ओ क्यू क्या हो जाएगा 6 - x हो जाएगा, क्योंकि पूरा लेंथ तो x है ना, पूरा लेंथ तो 6 है, तो इसको अगर x माना तो बाकी बचा हुआ क्या है 6 - x होगा। इसको हम लोग r मान लेते हैं OB को, और OD को भी r मान लेते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, r का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, इन ट्राइंगल OPD। इस ट्राइंगल में OP क्या है, देखिए OP मेरा परपेंडिकुलर है, OP परपेंडिकुलर है जिसका वैल्यू x है। ठीक है, PD क्या है मेरा, ये बेस है। ठीक है ना, बेस क्या है मेरा, ये CD का आधा है, हाफ ऑफ CD, यानी कि हाफ इंटू CD कितना 11, यानी कि 11/2 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइपोटेनियस क्या है मेरा OD इज इक्वल टू हाइपोटेनियस, जिसका वैल्यू क्या दिया हुआ R दिया हुआ है, मैंने R माना है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, यानी कि OD बराबर क्या हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर का रूट। मैंने यहाँ से स्क्वायर हटाकर इसके ऊपर में रूट डाल दिया डायरेक्ट। तो OD क्या है मेरा, या फिर इसको रहने दीजिए, इसको स्क्वायर रहने देंगे,
तो ओ डी स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनिस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये क्या है मेरा आर स्क्वायर, ओ डी का वैल्यू आर है, ओ पी का वैल्यू क्या है एक्स यानी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी का वैल्यू 11/2, तो 11/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ। अब इन ट्रायंगल, अब दूसरा ट्रायंगल देखते हैं ओ क्यू बी या ओ बी क्यू लिखते हैं, ओ बी क्यू। इस ट्रायंगल में क्या है, ओ क्यू जो है मेरा ये परपेंडिकुलर है, ओ क्यू इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये क्या है मेरा 6 - x। ठीक है, बी क्यू बेस, ये कितना है बी क्यू, ये ए बी का आधा है, तो अगर ए बी 5 है तो बी क्यू क्या हो जाएगा आधा यानी 5/2, ये क्या हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी यानी कि हाफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 5/2 सेंटीमीटर, ये हुआ। ठीक है, और हाइपोटेनस क्या है ओ बी, तो ओ बी इज इक्वल टू हाइपोटेनस जिसका वैल्यू दिया हुआ आर, तो ओ बी स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी क्यू यानी कि बी क्यू स्क्वायर यानी कि बेस स्क्वायर। तो ओ बी का वैल्यू क्या है मेरा आर, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा। ओ क्यू क्या है मेरा 6 - x, इसका स्क्वायर प्लस बी क्यू क्या है मेरा 5/2, तो इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ, इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। आर स्क्वायर इक्वल टू ये a - बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में टूटेगा, तो a स्क्वायर - 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 2 का स्क्वायर होगा 4, ये आया। ठीक है, तो ये क्या हुआ मेरा, सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेते हैं। आई स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 6 दूना 12x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25/4, तो ये मेरा आर का वैल्यू है, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हुआ। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 था, देखिए इस इक्वेशन में आर स्क्वायर बराबर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 11/2 का स्क्वायर है ये इक्वेशन में, और यहाँ पर क्या है आर स्क्वायर बराबर ये है, तो ये और ये एक दूसरे के बराबर होगा, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये एक्स स्क्वायर प्लस 11/2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये वाला वैल्यू के 36 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25/4। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, जब ये पॉजिटिव इस तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो दोनों कट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर कटा। ठीक है, अब देखिए ये क्या है 11 स्क्वायर यानी कि 121, 2 का स्क्वायर 4, ये हुआ, ये 36 माइनस 12x प्लस 25/4। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा देखिए, तो ये क्या हो जाएगा -12x से इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा यानी कि 12x हो गया, और ये 121/4 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पहले से क्या था 36 प्लस 25/4, और ये इस तरफ आया तो -121/4 हुआ। ठीक है, तो ये 12x, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 36 हो कितना होता है 24 144 144 प्लस 4 यहाँ 25 आएगा माइनस यहाँ 121 आएगा, तो ये 12x बराबर इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर उसमें से 121 माइनस कर देंगे, तो 5 4 9 4 2 6 1 121 माइनस करेंगे, 9 में से 1 जाएगा 8, 6 में से 2 जाएगा 4 48, तो 48/4 आया। तो ये कटेगा 12 कम 12 12 6 48, 4 कम 4 4 कम 4, तो यानी कि x का वैल्यू क्या आया मेरा 1/1 का वैल्यू 1 सेंटीमीटर, x का वैल्यू क्या आया मेरा 1 सेंटीमीटर आया। ठीक है, तो देखिए ये वैल्यू जो है हम पुट कर देंगे कौन सा इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या है मेरा, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 11/2 का स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 11/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये आर का वैल्यू तो नहीं पता, एक्स का वैल्यू मालूम है 1 सेंटीमीटर,
यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 11/2 का स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 11 का स्क्वायर 121/2 का स्क्वायर 4। तो आर स्क्वायर बराबर, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 4, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 121 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर, दोनों को ऐड करेंगे 125 और नीचे में 4। तो आर का वैल्यू क्या आएगा 125/4, ठीक है। तो आर बराबर 125 का रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5, और 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो 5/2 ये क्या आ जाएगा मेरा रेडियस, यानी कि 5 नहीं 5√5 हो जाएगा, क्योंकि 125 का जो क्यूब होता है, ये 5 का क्यूब 125 होता है, ठीक है। लेकिन अगर 125 का रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5 × 5 × 5, ये रूट के अंदर है। जब इसको बाहर निकालेंगे तो दोनों 5 के बदले में एक 5 निकला और अंदर में एक 5 रह गया, तो ये क्या हो जाएगा 5√5/2 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।